Hello students, how are you all? I hope you all are in good condition and good health by God grace. So, in previous lecture we have started our chapter central government, and in central government we have completed topic of power of prime minister and formation of council of minister. Now I am going to take the topic of formation of supreme court. तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी फर्स्ट हेडिंग विल कम नंबर ऑफ जजेस. अब नंबर ऑफ जजेस में देखिए कि कितने जजेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. तो जो बिगिनिंग में जो प्रोविजन था उसमें था 1 चीफ जस्टिस and 7 other judges. बिगनिंग में जो नंबर ऑफ जजेस का प्रोविजन था उसमें आप देखेंगे देयर इज 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस. पर आफ्टर सम टाइम अमेंडेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में और जिसके अकॉर्डिंगली ये जो काउंटिंग है ये चेंज हो गई. तो एट अ प्रेजेंट टाइम मीन्स इन द ईयर ऑफ 2008 इट हैव चेंज. नाउ वी हैव 30 जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस. तो एट प्रेजेंट थर्टी अदर जजेस एंड 1 चीफ जस्टिस, ये एट अ प्रेजेंट टाइम है. तो इनको लेकर ही हमारी जजेस की फॉर्मेशन होती है. एंड इनको अपॉइंटमेंट कौन देता है? अपॉइंटमेंट होता है इनका प्रेसिडेंट के थ्रू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है. तो ये तो आपका फॉर्मेशन में इंक्लूड हो जाएगा. फर्स्ट हेडिंग है जो कि आपकी. अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन ऑफ जज. तो जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो यू नो इट वेरी वेल. फर्स्ट पॉइंट, ही एंड शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. तो ये तो आपका फर्स्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा. उसको भारत का नागरिक होना चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्वालिफिकेशन. अब सेकेंड वन देखिए, ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन हाई कोर्ट. ही शुड हैव वर्कड as a judge in high court. इसमें मैं आपको एज भी बता देती हूँ. उसकी एज नियर अबाउट 35 होनी चाहिए. तो he should have worked as a judge in high court or 2 और मोर देन 2 या तो 2 कोर्ट्स हो या फिर उनसे ज़्यादा. 2 और मोर देन 2 कोर्ट्स फॉर अ continuous period. For a continuous period of minimum 5 years. Of minimum 5 years.
अब यहाँ देख लीजिए, ही शुड हैव वर्कड एज अ जज इन अ हाई कोर्ट or 2 or more than 2 courts for a continuous period of minimum 5 years. It means that कि the person who is qualified for judge, he should be worked as a judge in any high court for 5 years or more than 2 courts or more than 2 courts, any 2 courts for continuous period of 5 years, minimum 5 years. अगर वो 5 साल तक कंटिन्यूअस जज है किसी भी कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का, तो दैट पर्सन इज कैपेबल फॉर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आप इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, एक हम पॉइंट और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका एडवोकेट वाला है। ही शी शुड बी advocate in any court for 10 years। उसको एडवोकेट मीन्स होते हैं वकालत करना, वकील हुआ हो तो 10 साल तक किसी भी कोर्ट में या तो उसने वकालत की हो या फिर हाई कोर्ट में उसने वकालत की हो, तो दैट पर्सन इज कैपेबल फॉर पोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और 1 पॉइंट मोर, दैट इज ही शी शुड बी expert in eye of president। मीन्स उसको लॉ की इतनी नॉलेज होना चाहिए, उतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि प्रेसिडेंट की नज़रों में ये रहे कि दैट पर्सन इज़ वेरी एक्सपर्ट रिगार्डिंग लॉ। तो इन लोगों को जजेस की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाता है। इसमें बाकी आप वो इंक्लूड कर सकते हैं जो हम अदर क्वालिफिकेशन में लेते हैं कि जैसे ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट, ही शुड नॉट बी मेंटली रिटायर्ड। ऑब्वियसली अगर कोई मेंटली रिटायर्ड होगा तो ही कांट परफॉर्म दिस वर्क, तो ये सारे आप पॉइंट्स इसमें डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट। एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट लेते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो आपका जज होता है ही रिमेन्स स्टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 ईयर्स तक वो अपनी पोस्ट को एंजॉय करता है। बट इन एनी केस if he found not capable and if in any case he violates the constitution, और कोई और रीजंस हो सकते हैं, सेल्फ वॉलंटरी भी वो रिज़ाइन दे सकता है। 65 ईयर्स से पहले भी उसका रेजिग्नेशन हो सकता है। तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो है आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस। मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू भी हम उसको हटा सकते हैं उसकी पोस्ट से। एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस वी हैव डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ प्रेसिडेंट, how the president and vice president remove from his post, that is your impeachment process। तो सेम हियर लोकसभा और राज्यसभा में ये मोशन जाता है एंड वहाँ कुछ 1/3 वोट दिए जाते हैं और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट अगर जजेस गिल्टी पाए जाते हैं या फिर उनके लगाए हुए चार्जेस जो उनके अगेंस्ट में चार्जेस लगाए हैं वो अगर प्रूफ हो जाते हैं तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू भी हम उसको उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ही विल enjoy his post up to 65 years, बट वॉलेंटरी वो अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। और जो मैंने आपको कंडीशंस बता दिए हैं, इन एनी केस इफ ही वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन और इफ ही इज़ नॉट कैपेबल। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सैलरी।
salary, allowances and facilities. Salary, allowances and facility, it's all decide by the Indian Parliament. ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है क्या सैलरी होगी. वैसे जज की सैलरी है नियर अबाउट 1.5 लाख एंड जो दूसरे जजेस होते हैं, मीन्स ये तो चीफ जस्टिस की है, जो दूसरे जजेस होते हैं उनकी है नियर अबाउट 1.25. इससे पहले जो अगर हम पीछे जाते हैं, कुछ ईयर्स बैक जाते हैं, तो आपकी जो चीफ जस्टिस की सैलरी थी वो थी 1 लाख और जो अदर जजेस हैं उनकी थी 90,000. एंड इन योर प्रीवियस बुक इट इज़ मेंशन देयर 1 लाख सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस एंड 90,000 सैलरी ऑफ अदर जजेस. आपकी बुक में यही दिया हुआ है. बाकी जिनको सही अपडेट लेनी है तो आप स्टूडेंट्स मोबाइल का यूज़ कर सकते हो, अपना नेट का यूज़ करके गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कि इनको एट अ प्रेजेंट टाइम कितनी सैलरी दी जा रही है. अलाउंसेस और फैसिलिटीज़, अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ इनको दी जाती है, जैसे रेसिडेंशियल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ हैं आपकी, व्हीकल फैसिलिटीज़ हैं एंड और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सारे फैसिलिटीज़ और अलाउंसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रोवाइड किया जाता है. नाउ वी विल डिस्कस हियर क्विटेंस. क्विटेंसेस देखिए क्या होते हैं. द जजेस हैव बीन प्रोवाइडेड फ्रीडम फ्रॉम क्रिटिसाइज्म रिगार्डिंग देयर वर्किंग एंड डिसीजन. मीन्स उनको जो वर्क करना होता है, जो वो डिसीजंस लेते हैं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं अपने डिसीजंस के लिए. उनको ये फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है और इन केस अगर किसी भी प्रकार का कोई रॉन्ग वर्क हो रहा हो या वर्क सही नहीं हो रहा है तो ये उसकी क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. इवन गवर्नमेंट की भी क्रिटिसाइज ये कर सकते हैं. और नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर्स. हेडक्वार्टर्स ऑफ द कोर्ट. यहाँ कोर्ट मीन्स है सुप्रीम कोर्ट. तो वी ऑल नो दैट हेडक्वार्टर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यू दिल्ली. ये आपको याद रखना है. हाई कोर्ट हर स्टेट में होते हैं बट सुप्रीम कोर्ट इज ओनली इन न्यू दिल्ली. ये आपको न्यू दिल्ली में ही मिलेगा एंड सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है. इन इंडिया देयर इज ओनली वन सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज इन न्यू दिल्ली. बट हाई कोर्ट आपके हर स्टेट के हो सकते हैं, 2 स्टेट के भी हो सकता है एक हाई कोर्ट. जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जयपुर. इज दैट क्लियर और नॉट? यूपी का अगर आप हाई कोर्ट देखेंगे तो आपका इलाहाबाद में. एक पॉइंट और रहता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस. ये देख लेते हैं. रिस्ट्रिक्शंस ऑन जजेस. रिस्ट्रिक्शंस मतलब उनमें कुछ बाउंडेशन में होते हैं जजेस. और ये बाउंडेशन क्या है? ये बाउंडेशंस ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट मीन्स जब उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो दे कांट डू देयर प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट. इवन वो जो एडवोकेट करना होता है मीन्स वकालत करना होता है वो भी नहीं कर सकते. और फिर उसके रिटायरमेंट होने के बाद वो कहीं पर वर्क नहीं कर सकते. ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं. तो ये हमारी फॉर्मेशन थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें आपने देखा अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर ऑफ जजेस, आफ्टर देन क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस हमने डिस्कस किया, फिर एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट, देन आफ्टर सैलरी, अलाउंसेस, फैसिलिटीज, फिर क्विटेंसेस, headquarters of the court, and then after restrictions on judges. I hope all these headings are clear to you. Now I am going to take next topic. It is also related to Supreme Court. So
योर हेडिंग इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स हम पावर और फंक्शन पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। इसमें आप देखिए पहले आ जाएगा आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन। नोट्स वगैरह पीडीएफ फाइल के थ्रू आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन यूज दैट्स नोट एंड इन बुक्स इट इज ऑल्सो गिवन, तो आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इन केस इफ यू कांट अंडरस्टैंड माय राइटिंग। तो जो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इट इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन। Original single jurisdiction, okay, and second one is original concurrent jurisdiction। तो ये इसकी फर्स्ट कैटेगरी है, ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन एंड ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन। अब ये देखिए ओरिजिनल सिंगल जुरिडिक्शन में क्या होता है, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स गवर्नमेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में कोई एक स्टेट की गवर्नमेंट हो या मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अगर इनके बीच का कोई डिस्प्यूट होता है तो दैट डिस्प्यूट विल कम इन द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड देखिए dispute between the government of India of any states and union state। means dispute हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, इनमें से किसी के साथ भी हो सकता है। दैट केस विल ऑल्सो कम इन सुप्रीम कोर्ट। एंड थर्ड वन इज दैट dispute between 2 or more than 2 states regarding constitutional subjects। कोई 2 स्टेट गवर्नमेंट का अगर डिस्प्यूट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स को लेके तो दैट केस विल ऑल्सो कम इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बीच में आएगा जिसमें आपको डिस्प्यूट्स बताने हैं। फर्स्ट डिस्प्यूट किसके बीच में था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वन स्टेट गवर्नमेंट और मोर देन वन। सेकेंड था डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज स्टेट गवर्नमेंट। एंड थर्ड वन था 2 स्टेट गवर्नमेंट का लेके कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट को लेके अगर डिस्प्यूट होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी एंड दैट इज योर ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शंस। अब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है दोनों में ही ये प्रोविज़न दिया है कि दे प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं। इन केस अगर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है तो हम उस केस को लेके आइदर वी कैन गो इन द सुप्रीम कोर्ट और वी कैन गो इन द हाई कोर्ट। तो बोथ कोर्ट आर प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड यू कैन से दैट गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मीन्स वो उसके संरक्षक हैं दोनों ही कोर्ट। तो ये आपका फर्स्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर ये 2 कैटेगरीज आई थी जिनको हमने डिस्क्राइब किया। ओरिजिनल कॉन्करेंट जुरिडिक्शन में याद रखना फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ये फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। नाउ सी द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज योर अप्लाइड जुरिडिक्शन। जैसे आप अपील कहते हैं ना, अपील, तो ये है आपकी अप्लाइड जुरिडिक्शन। ओके, अब अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, बट हम इसमें 3 बता देते हैं। एक आपका हो गया क्रिमिनल केस से रिलेटेड, एक हो जाएगा आपका सिविल केस, और एक आपका हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल केस। तो ये आपके इसमें 3 टाइप आ जाते हैं। अब
क्रिमिनल में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केस डिस्कस कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में या आपके जैसे हाई कोर्ट अगर कोई केस आया है और हाई कोर्ट अगर किसी भी क्रिमिनल को डेथ की पनिशमेंट देता है या कोई और पनिशमेंट देता है तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सिविल केस में एक प्रोविज़न होता है मनी को लेके कि जो यहाँ तक का जैसे मोर देन 20,000 मनी से अगर जो ज़्यादा आ जाता है अप टू 1 लाख और मोर देन 1 लाख तो वो केसेस आपके सिविल केस जो होते हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ऐसा प्रोविज़न पहले था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसमें ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में वो केस ले जा सकते हैं। तो ये इसकी 3 कैटेगरीज हो गई हैं। अब आपका थर्ड पॉइंट है पावर टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील। मीन्स पावर दी जाती है कि वो किस स्पेशल ऑर्डर पे अपील कर सकता है। फिर नेक्स्ट है आपका एडवाइजरी। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक एडवाइज़र का रोल भी प्ले करता है। इन केस अगर प्रेसिडेंट को उसके एडवाइस की नीड पड़ती है तो कि ही कैन मीन्स प्रेसिडेंट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस से, अदर जजेस से वो एडवाइस ले सकता है। बाकी उस वो एडवाइस को रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है, दैट्स डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट। नाउ सी द नेक्स्ट वन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो भी कोई यहाँ पर केस डिस्कस होते हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख लिया जाता है। और इन केस अगर सिमिलर केस आता है, वही केस सिमिलर है और वो अगर आता है तो हम उस केस के बेस पे उसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। इसीलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन केस इफ योर फंडामेंटल राइट्स इज वायलेट बाय एनीवन, तो वी हैव पावर, वी हैव राइट डायरेक्टली टू गो इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपील दिस वन। तो एक संरक्षक है फंडामेंटल राइट का। और नेक्स्ट है आपका गार्जियन। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ये संरक्षक है, गार्जियन है। ये भी इसके पास एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो उसका फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट इसकी पावर है। तो ये तो थे हमारे पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आपने ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन लिया, फिर आपने अपीलाइट ज्यूरिडिक्शन लिया, फिर पावर टू गिव स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, court of record, protector of fundamental rights and guardian of constitution. So we have discussed these points in this topic and now this chapter is completed and your duty revise these video lectures, audio lectures as well as your PDF file again and again. In case any doubt, any confusion, then you can send me
You can also send all these confusions and doubts in groups also. Till then, take care.